आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मौका मिला। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। मैंने सोचा कुछ बोर्ड पे पढ़ाते हैं, क्योंकि बोर्ड का अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। पहले के जो वीडियोस थे वो सब लैपटॉप के थ्रू बनाए थे। अब मैंने सोचा कि इस वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये क्लास 10th का मैथ है। इसमें हम आज जो चैप्टर बता रहे हैं वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो देखिए समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ऐसा कोई चीज जिसमें इक्वल का साइन रहता हो उसे हम समीकरण या इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप में हो, अर्थात इसकी घात कितनी होनी चाहिए, कोटि कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, के रूप के हों, जहां a, b तथा c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात a, b, c ये यानी x² और x और अचर पद, ये सारी चीजें वास्तविक संख्या होगी। अब ध्यान रखना, क्योंकि 0 भी एक वास्तविक संख्या होती है। अगर a की प्लेस पे 0 हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा, x² का गुणांक 0 हो जाएगा। और जब x² का गुणांक 0 हो जाएगा तो x² वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये द्विघात नहीं रह जाएगा, लीनियर बन जाएगा। इसलिए ये कंडीशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इससे हम ax² + bx + c = 0 जो लिखा है, इसे हम मानक रूप कहते हैं द्विघात समीकरण का। अब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो कोई भी एक वास्तविक संख्या, मान लीजिए हमने उसका नाम अल्फा रख लिया, ठीक है। कोई भी एक वास्तविक संख्या अगर मान लो वो अल्फा है, थोड़ी देर के लिए कुछ भी आप मान सकते हो, अल्फा की जगह आप के मान सकते हो। कोई भी वास्तविक संख्या द्विघात समीकरण का मूल होगा यदि ax² + bx + c जो हमारा द्विघात समीकरण है, इसमें हम x की प्लेस पे अल्फा रखें और वो 0 आ जाए, अर्थात उसको सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, तो हम अल्फा को उसका मूल कहेंगे। अब ध्यान रखना, कोई भी एक वास्तविक संख्या अल्फा जो होती है वो ax² + bx + c = 0 यानी हमारे द्विघात समीकरण का क्या कहलाती है, मूल कहलाती है। अगर x की प्लेस पे हम अल्फा को रखें और 0 आ जाए, अर्थात इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी दोनों पक्ष बराबर आ जाए। अब देखिए इसमें एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अर्थात विविक्तकर। तो व्यंजक जो b² - 4ac होता है को द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहते हैं। अर्थात यहाँ से हम d याद रखेंगे कि d की वैल्यू होती है b² - 4ac। अब यहाँ पे आपको ये वाला मानक समीकरण याद रखना है कि इसमें x का गुणांक क्या है, b है, और x² का गुणांक क्या है, a है। तो b² - 4ac में आपको याद रखना b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है, c क्या है, अचर पद है। तो ये चीजें हम d की वैल्यू कैलकुलेट करते समय ध्यान रखेंगे। अब विविक्तकर का क्या यूज है, तो ध्यान देना कि विविक्तकर की सहायता से हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। अर्थात हम ये देखते हैं कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। तो ये बात डिपेंड करती है d की वैल्यू के ऊपर। अगर हम जानते हैं कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 हुआ, अर्थात इसी को हम कहते हैं कि d की वैल्यू 0 रहे या 0 से बड़ी रहे, अर्थात ऋणोत्तर होना चाहिए, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ऋणोत्तर माने ऋण को छोड़कर। तो हमारे समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन की अगर d > 0 होगा, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, अर्थात d पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा d का मान, तो मूल जो होंगे वो वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। और अगर d = 0 होगा तो ऐसे केस में मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान, ठीक है, मूल समान होंगे। तो यहाँ देखिए मूलों की प्रकृति के ऊपर यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो d की वैल्यू 0 होगी, अब तो d की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, अगर d की वैल्यू 0 होगी तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे।
और अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो मूल कैसे होंगे, असमान होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ असमान होंगे। अब ध्यान देना, मूलों की प्रकृति जो होती है वो इस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सी क्वांटिटी, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम डिलीट करते हैं। तो देखो अगर d की वैल्यू 0 हुई तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। अगर हम d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। और साथ साथ क्या होंगे, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई अर्थात 0 के अलावा कुछ आ गई तो मूल क्या होंगे, असमान होंगे। सबसे पहले तो ये बात हो गई कि मूल समान कब होंगे और असमान कब होंगे। अब देखो असमान में भी बहुत कंडीशन है कि अगर ए बी सी, यानी कि ए बी सी आप जानते हैं कि मानक समीकरण जो हमारा है ax स्क्वायर, जो हमारा मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें जो हमारा ए बी सी है अगर वो तीनों के तीनों वास्तविक संख्याएं, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्याओं में आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सारी संख्याएं आ जाती हैं। परिमेय अपरिमेय इस प्रकार की सारी संख्याएं आ जाती हैं। ऐसे अगर ए बी सी, हाँ तो अगर ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याओं और डी का मान 0 से बड़ा आ जाए अर्थात धनात्मक आए डी का मान, तो वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। और अगर ए बी सी वास्तविक संख्या हो लेकिन डी का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए। अगर डी का मान 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो मूल काल्पनिक तथा संयुग्मी होंगे। इसी को हम कह सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वास्तविक मूल कब नहीं होते, जब ए बी सी क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो तथा डी का मान निगेटिव आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कोई भी वास्तविक ऐसी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसको हम इक्वेशन में रखें तो सेटिस्फाई करते हैं। अब देखो अगला कंडीशन है वास्तविक तथा असमान मूल के अंतर्गत ही अगर ए बी सी मतलब बिलोंग्स टू क्यू, ये वाला साइन जो है इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू माने ए बी सी, अगर क्यू माने परिमेय संख्या, क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या, क्यू का मतलब परिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय अर्थात संग्रह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। और अगर ए बी सी क्यू हो तथा डी पूर्ण वर्ग आ जाए, परिमेय संख्या में आप जानते हो कि कैसी संख्याएं आती हैं, सभी पूर्णांक जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। जितने पूर्णांक हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ये सब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि सबको पीरियोडा के रूप में लिख सकते हैं। देखिए संख्या पद्धति पर हमने पहले एक वीडियो बना दिया है, अगर आप उससे चाहें तो देख सकते हैं। जितने और कैसी दशमलव के रूप में, जैसे अगर कोई दशमलव के रूप में संख्या दी हुई 0.25, 0.35 के ऊपर बार, दशमलव में कैसा दशमलव होना चाहिए, शांत या तो होना चाहिए, और या फिर अगर अशांत हो तो आवर्ती होना चाहिए। अशांत अगर है तो उसका आवर्ती होना जरूरी है, तभी ये दोनों क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू अर्थात ए बी सी परिमेय संख्या हो और डी पूर्ण वर्ग हो, क्योंकि डी का मान आप जानते हो कि क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम जानते हैं द्विघात समीकरण में एक्स का मान क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये होता है। अगर हम चाहें तो मतलब जो हमारा द्विघात समीकरण है अर्थात क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात सूत्र, उसकी सहायता से हम समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डी का मान क्या होता है, डी जो होता है रूट के अंदर होता है। यहाँ डी देखो रूट के अंदर है, अगर ये पूर्णवर्ग हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, ऐसे किस में। तो डी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या रहेगी, और डी के ऊपर से अगर रूट हट गया तो ये भी एक परिमेय संख्या आ जाएगी।
अब दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर भी परिमेय संख्या होता है, और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो दो परिमेय संख्याएं और मतलब उनका भाग भी क्या होता है, परिमेय संख्या है। बस एक ही, क्योंकि हम जानते हैं समीकरण में ये जीरो नहीं होता है, इसलिए डेफिनेटली क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अगर ABC परिमेय संख्या हो, D पूर्णवर्ग हो जाए तो ऐसे इसमें मूल परिमेय होंगे। और अगर ABC परिमेय संख्या हो लेकिन D पूर्णवर्ग न हो तो ऐसे केस में अगर D पूर्णवर्ग नहीं होगा तो रूट लगा रह जाएगा। और अगर अंडर रूट के रूप में रूट 2 लिखा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसे केस में मूल अपरिमेय होंगे तथा संयुग्मी होंगे। मूल हमेशा क्या होंगे, संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब रूट 3 + 1, अगर एक रूट है तो इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा रूट 3 - 1। मतलब इसको हमें चिन्ह बदल देना होता है, तो ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अपरिमेय मूल होते हैं या काल्पनिक मूल होते हैं, ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखो एक और स्पेशल केस है यहाँ पे, ये वाला यहाँ दिया है कि अगर a का मान 1 हो जाए, अर्थात कोई समीकरण इस तरह दिया हो, x² - 3x + 6 + 10 -10 होता है, ठीक है। ऐसे दिया हो, x² का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, और b और c क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। z का मतलब भी आप देख लो ध्यान से, z का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय यानी संग्रह, जिसमें पूर्णांकों का समुच्चय और संग्रह में थोड़ा अंतर है। यहाँ पे आप क्योंकि 10th में है तो सबसे पहले संग्रह, जो पूर्णांकों का परिवार है उसे z से निरूपित किया जाता है, z से प्रदर्शित करते हैं। तथा d एक पूर्णवर्ग होना चाहिए। जब पूर्णवर्ग रहेगा तभी तो अंडर रूट से वो हट पाएगा। तो ऐसे केस में हमेशा पूर्णांक मूल होंगे, होंगे पूर्णांक मूल। जैसे इसका आप चाहो तो फैक्टर करके देख सकते हो। इसका फैक्टर क्या आएगा, x² - आप इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमें 10 लाना है और उनका सम क्या लाना है, -3 लाना है। तो 5 दूनी 10, हम जानते हैं 5 × 2 = 10, और 5 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन -3 लाना है। तो यहाँ 5 का चिन्ह माइनस में कर देंगे और 2 का प्लस में कर देंगे, तो -5x + 2x और -10 = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 आ गया, + 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x - 5 आ गया, = 0। अब x - 5 भी कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, x + 2 = 2। तो यहाँ से हम अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि x = 5 होगा या x का मान -2, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा क्या, हमने देखा कि ये x का मान जो आया यानी मूल आया जो इस प्रकार समीकरण के, वो 5 और -2 आए, और ये दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक क्यों है, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ क्या था, 1, और b और c की जगह देखो, b की जगह -3 है, c की जगह -10 है, तो b और c ये पूर्णांक, यहाँ ध्यान रखना b और c भी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और यहाँ पे ABC परिमेय संख्या और D पूर्णवर्ग हो जाए तो मूल परिमेय, यहाँ पे परिमेय संख्या और यहाँ क्या है, पूर्णांक, तो यहाँ पे पूर्णांक होना जरूरी, ठीक है। B और C पूर्णांक होनी चाहिए। अगर मान लो कहीं ऐसा सवाल आ गया कोई मतलब जिसमें पूर्णांक न रहे, तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि द्विघात समीकरण की मूलों की पद्धति, ये जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें मैंने सारा कवर कर दिया। अब हम इस पे जो क्वेश्चन है उसको लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल किन किन विधियों से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के मूल हम किन किन विधियों से निकाल सकते हैं। तो एक तो अगर हम चाहे तो फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, अगर फैक्टर हो पाए तो। अगर फैक्टर नहीं हो पाता है तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहे तो पूर्णवर्ग बना करके निकाल सकते हैं।
और अगर पूर्ण वर्ग भी नहीं हो पा रहा है, मतलब सॉरी पूर्ण वर्ग तो बनेगा ही हर हाल में, पूर्ण वर्ग बना के निकाल सकते हैं। और या फिर क्या करेंगे, तीसरी विधि है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मूल अगर वास्तविक मूल है किसी द्विघात समीकरण के तो उसके निकालने की 3 विधियां हैं, याद करने की विधियां जो है वो 3 है। कौन कौन सी? एक तो है गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, और दूसरा पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बनाकर ये क्वेश्चन आता है। और तीसरा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। द्विघात सूत्र क्या है? इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, क्योंकि इसे श्रीधराचार्य ने दिया था तो इन्हीं के नाम पर इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है द्विघात सूत्र। इसे आपको याद करना है। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन नीचे आ जाएगा 2a, क्योंकि d की ये वाला d का वैल्यू होता है। अब इन सारी विधियों को एक एक करके हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमने जो क्लास 10th की थ्योरी थी वो सारा पार्ट लगभग कवर कर लिया है। और हाँ, एक चीज और है, अभी कुछ चीजें और बतानी है। एक तो ये कि द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण जो होते हैं इसका ग्राफ यानी आलेख जिसको कहा जाता है, ग्राफ जो होता है ये क्या होता है, ये हमेशा एक पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला, यानी इसको हिंदी में परवलय कहते हैं, परवलय। अब इसका आकार कुछ ऐसा हो सकता है, परवलय का आकार ऐसा होता है, ठीक है, ये परवलय आकार ऐसे, या फिर ऐसा हो सकता है परवलय, इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। और यह है अपवर्ड, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो इसे अपवर्ड पैराबोला बोलेंगे, और जिसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है उसे हम डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे। इसी प्रकार ये होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि इसका मुंह राइट साइड में खुला हुआ है, राइट साइड। ऐसे ही अगर ये वाला पैराबोला की बात करें तो यह लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला भी बोलते हैं, लेफ्ट की साइड में ओपन होता है। तो 4 प्रकार के पैराबोला होते हैं, ठीक है।